हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी मॉडल सेट से लिया गया है। और आपको पता है कि मॉडल पेपर या फिर मॉडल सेट में वही सारे क्वेश्चन से सेलेक्ट किए जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है या फिर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और याद रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे घुमा फिरा करके। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछ रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, यानी NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज आपके सामने ऑप्शन रखा गया, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, टेट्रागोनल या फिर सिंपल क्यूबिक। तो सबको पता है कि जो NaCl की जो संरचना होती है, NaCl क्या है? क्रिस्टल है। NaCl क्या है? क्रिस्टल है। और इसकी जो संरचना होती है वो होता है फेस सेंटर्ड, यानी क्या होती है? फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित। और फेस सेंटर्ड में जो होता है टोटल एटम्स की संख्या यानी FCC क्यूबिक जो होता है, FCC क्यूबिक क्रिस्टल में जो होता है फेस सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स की जो संख्या होती है वो होती है 14। और फेस सेंटर्ड में सबको पता है कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहते हैं और 6 फलक पर 6 एटम उपस्थित रहते हैं। अगर योगदान की बात की जाए FCC में, तो एटम्स का जो योगदान होता है 1/8 होता है कॉर्नर पर, यानी जो कॉर्नर पर एटम उपस्थित रहता है वो 1/8 पर कंट्रीब्यूशन करता है, योगदान देता है। और जो फलक पर रहता है वो 1/2 देता है अपना का। ठीक है, तो यहाँ से कट के 3 निकल जाएंगे और यहाँ से कट के 1 निकल जाएंगे, तो टोटल 4 हो जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए FCC में, तो टोटल एटम से कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स यानी टोटल नंबर ऑफ परमाणुओं की बात की जाए, एटम्स की बात की जाए, तो टोटल नंबर कितना होते हैं? 14 होते हैं। 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, तो FCC के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु के समन्वय संख्या होती है, यानी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, 4, 8, 9 या फिर 12। तो आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए आपका यहाँ आया समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो आपको बता दूं कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, एक एटम यानी एक एटम जितना अदर एटम से कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली, तो उसकी संख्या को उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट में इसको CN कहते हैं। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर खींचता हूँ। देखिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये एटम है, 2 एटम, पहला एटम, तीसरा एटम, और यहाँ आपका इस तरह से यहाँ घिरा हुआ एटम है। ठीक है, तो ये एटम को देख सकते हैं आप। ये एटम बोला तो इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये एटम कितना एटम से कनेक्टेड है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये बीच वाला जो एटम है ना, तो बीच वाला एटम का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो बीच वाला जो एटम है ये एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 5। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है कितना एटम से कनेक्टेड है? 5 एटम से कनेक्टेड है। तो उम्मीद करता हूं आपको CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह घनाकार संरचना में यानी घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या यानी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना होता है? वो होता है 8 के बराबर। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। CaF2 हो गया, CaCl CaF2 जो होता है ना, इसमें भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर। आपको पढ़ा दिया गया है, आप पढ़े हैं क्रिस्टल सिस्टम के बारे में यानी क्रिस्टल तंत्र के बारे में। तो टोटल 7 टाइप आपको पढ़ाया गया। कितना? 7 किस्म का टोटल आपको पढ़ाया गया है, 7 टाइप पढ़ाया गया। क्रिस्टल सिस्टम आपको याद होना चाहिए। क्रिस्टल सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे MCQ हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो MCQ से या तो क्या कहता है क्रिस्टल सिस्टम से 100% आपका क्वेश्चन आना ही है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप क्रिस्टल सिस्टम को अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसका एंगल कैसा होता है, अल्फा, बीटा, गामा कितना होता है, वो सारे चीज को आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ जो होती है तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये तो बच्चे भी बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान दीजिएगा, काफी यूनिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को कमेंट करते हुए चलेगा मेरे साथ। क्वेश्चन करा कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण के बारे में पढ़े आप। तो इसका जो दर होता है, रेट जो होता है, किसके द्वारा बढ़ता है? तापक्रम घटाकर या फिर तापक्रम बढ़ाकर या फिर दाब घटाकर या फिर सतह क्षेत्रफल घटाकर। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। अगर आपका भौतिक अधिशोषण के बारे में जानकारी अच्छी है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपका ये आंसर होना चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन डील होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है तापक्रम घटाकर यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तो तापक्रम घटाकर बढ़ता है। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेग स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक को कहते हैं यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है प्रतिकारकों की सांद्रता पर, प्रतिफलों की सांद्रता पर, या फिर आयतन पर, या फिर तापक्रम पर। यानी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, काफी यूनिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि वेग स्थिरांक का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये जो डिपेंड करता है तापक्रम पर डिपेंड करता है। किस पर? तापक्रम पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तापक्रम बढ़ता घटता है तो इसमें चेंजिंग आता है। इसलिए वेग स्थिरांक यानी के का जो मान होगा वह किस पर डिपेंड करेगा? तापक्रम पर अपॉन किसमें? टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। इस तरह से अगर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट को 1 से 2 बार देखेंगे। कितना बार? 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। ये भी तरीका होता है याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोहा है। लोहा क्या है? लोहा एक क्या है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, सारा चीज आपका क्लियर होना चाहिए, सारा चीज आपको बताया गया है। ठीक है, तो लोहा जो है वो क्या है वही आपसे पूछा जाए। सिंपल सी बात है, लोहा क्या है? फेरोचुंबकीय पदार्थ है यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आर्हेनियस समीकरण आप पढ़े हैं, यानी आर्हेनियस इक्वेशन आप पढ़े हैं। तो आर्हेनियस इक्वेशन ही आपको पूछ दिया गया है, तो ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपको पूछ दिया गया है। तो आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आप तो पढ़े हैं, तो फॉर्मूला इस पर आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इसमें। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला ही याद नहीं रहे तो आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको हर हाल में ये फॉर्मूला याद रखना है कि आर्हेनियस का जो समीकरण है वो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रखा गया, लेकिन जो आर्हेनियस का जो समीकरण होता है के बराबर ए टू द पावर EA माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, के का मान तो आप समझते हैं, के का मान क्या होता है? के आपको यहाँ बता दिया, यानी वेग स्थिरांक यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, के क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक। ठीक है, इस तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए। देखिए ये फॉर्मूला ही है, आर्हेनियस का समीकरण ये याद रखना, के बराबर ए टू द पावर माइनस EA बाई RT, के बराबर ए टू द पावर माइनस EA बाई RT। ठीक है, ये क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑप्शन आपके सामने रखा गया, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना 8वां नंबर क्वेश्चन का। तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी कौन कौन नहीं है? बाकी 3 जो है वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं, आपको पढ़ाया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। प्रासन्न दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टिभांक में अवनमन यानी इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और वाष्प जो दाब होता है, वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? वाष्प दाब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। काफी यूनिक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन करा कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन, किसमें होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर बोथ ए और बी या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी विद्युत शोधन या फिर विद्युत लेपन में या फिर क और खो दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत अपघटन का जो यूज होता है ना वो दोनों में होता है, विद्युत शोधन में भी और विद्युत लेपन में भी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाता है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल में साबुन के कोलाइडल कण होते हैं, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर। कैसे होते हैं भाई? ऋणावेशित, अनावेशित, धनावेशित या फिर ऋणावेशित एवं धनावेशित दोनों। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल या फिर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज बोथ। ठीक है, 4 ऑप्शन रखा गया। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर चूज करना। जल में साबुन का कोलाइडल कण जो होता है वो कैसा होता है? तो ये जो होता है ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित यानी निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें आवेश जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है, ये प्लस नहीं होता। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऋणावेशित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध है। ठीक है, दूध के बारे में आप पढ़े। मिल्क तो आप देखते हैं, मिल्क डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो मिल्क क्या है? ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि मिल्क जो है ये जो है आप क्या है वही आपसे पूछा जाता है। तो मिल्क क्या है? जल में वसाओं का डिस्पर्सन, यानी मिल्क जो है क्या है? जल में वसाओं का डिस्पर्सन है। ठीक है, तो 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है, यानी मिल्क इज डिस्पर्सन ऑफ फैट्स इन वाटर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि CH3 का जो
प्रतिरोधी प्रभाव यानी द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू आपको कारण बताना है, यानी कारण आपसे पूछा जा रहा है कि CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव है CH3 के कारण या फिर मुक्त आयोडीन के कारण या फिर आयोडीन आयनों के कारण या फिर आयोडीन और CH3 दोनों के कारण। तो ये जो आपको राइट आंसर चूज करना, ये जो है मुक्त आयोडीन के कारण, यानी मुक्त आयोडीन फ्री जो यानी लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन यानी ये जो काउस है ये कारण है द एंटीसेप्टिक एक्शन का, किसका, यानी द एंटीसेप्टिक एक्शन जो पाया जाता है CH3 में। ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि लिबरेशन ऑफ फ्री आयंस यानी मुक्त आयोडीन के कारण पाया जाता है CH3 में प्रतिरोधी प्रभाव। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्वेश्चन काफी यूनिक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो ये जो है आपको राइट आंसर चूज करना, ये है आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? ये चीज आपको याद रखना, ये चीज में आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आपका आयुपेक नाम अगर क्लियर है, आप अगर नोमेनक्लेचर जानते हैं तो आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोमेनक्लेचर से यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि CF2Cl2 का जो यूज होता है, यानी CF2Cl2 का जो प्रयोग होता है, उपयोग होता है, एक किस्म होता है, ठीक है, यूज्ड इन एयर। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ये जो यूज किया जाता है ना, ये यूज किया जाता है प्रतिशत के रूप में, यानी प्रतिशत के रूप में, यानी किसके रूप में? रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है CF2Cl2 का, ठीक है, यानी प्रतिशत के रूप में। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, कैसे बदला जाता है? एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यानी एलिमिनेशन के द्वारा, या फिर डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा, या फिर एडिशन के द्वारा, या फिर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, 4 प्रोसेस रखा गया। कौन सा प्रोसेस फिट बैठेगा जो एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदल देगा? ठीक है, तो वही जो आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी सब्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड को क्या करता है, मतलब अल्कोहल में बदल देता है। तो एक तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन को भी बाद में देखेंगे, ऑप्शन को याद रखते हुए चलना कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकास परीक्षण का उपयोग जो होता है, यानी ल्यूकास परीक्षण का जो यूज होता है वह किस में होता है? ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड इन डिस्टिंगाइज्ड, किस में होता है? एमिनो के विभेद में, या फिर इथरों के विभेद में, या फिर अल्कोहलों के विभेद में, या फिर एल्काइल हैलाइड के विभेदों में। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया। आपके सामने जो 4 ऑप्शन रखा गया, जो फिट बैठेगा वही आपको चूज करना है। तो ये जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है एल्केहलों के, यानी अल्कोहलों के विभेद में। ठीक है, यानी ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा? फेलिंग परीक्षण यानी फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, किसके लिए धनात्मक होगा? एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, या फिर इथर, या फिर एमाइन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एथाइल, या फिर एमाइन। फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, ये जो पॉजिटिव होता है ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड के लिए। क्या के लिए? किसके लिए पॉजिटिव होता है? यानी एसिटल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव होता है। फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर एसिटल्डिहाइड, यानी फेलिंग परीक्षण जो धनात्मक होगा वो किसके लिए होगा? एसिटल्डिहाइड के लिए धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन आपके बारे में जानते हैं, यानी सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन के आप पढ़े हैं इसके बारे में। तो ये जो होगा कि कौन नहीं होगा? ठीक है, यानी एल्डोल संघनन नहीं होगा। एसिटल्डिहाइड, या फिर प्रोपेनल्डिहाइड, या फिर बेंजिल्डिहाइड, या फिर ट्राइड्यूटेरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये जो यूनिक क्वेश्चन है ये आपको जो आपका कंपाउंड अगर यूज है, यानी एक तरह से बेसिकली आप जो पढ़े हैं, आपका जो थ्योरी है वो अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजिल्डिहाइड। क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल का संघनन नहीं होगा? तो बेंजिल्डिहाइड जो है इसमें आप एल्डोल का संघनन नहीं कर सकते, यानी एल्डोल कंडेंसेशन इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, वो क्या होता है वही आपको पूछा जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CxH2O होल वाई, CxH2O होल वाई, यानी x की जगह कोई नंबर हो जाएगा और y की जगह कोई नंबर हो जाएगा, तो यहाँ y ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो जनरल जो फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है? CxH2O होल वाई। तो आपको याद रखना है, ये पूछा गया है कि जनरल फॉर्मूला यानी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र क्या होता है। तो 1900 नंबर क्वेश्चन आपका कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन करा कि ग्लूकोज का वलय संरचना में कायरल कार्बनों का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? ठीक है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन
द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कायरल कार्बन किसको कहते हैं, यानी चारों अलग अलग एटम, उसके सामने चार बॉन्ड जो रहते हैं, अलग अलग एटम जुड़े हुए रहते हैं, उसको कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो 20वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन की जो संख्या हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या, कायरल कार्बन के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 20 नंबर क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रुप में तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, किस तत्वों के, यानी किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। तो सबको पता है ये जो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये जो कहा जाता है डी ब्लॉक को कहा जाता है। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक, यानी हर ब्लॉक पुनः पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है। तो ये डी ब्लॉक जो है इसको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्वों का ग्रुप कहा जाता है। किस ग्रुप को तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया डी ब्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 काफी यूनिक है। क्वेश्चन करा कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियडिक टेबल। ठीक है, ग्रुप 1A या फिर ग्रुप 2A या फिर ग्रुप 4A या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22वां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, तो ये जो है ये होगा आपका ग्रुप 1A। ठीक है, यानी 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन करा कि जेरन टेट्राफ्लोराइड, यानी जेरन टेट्राफ्लोराइड XeF4 का जो आकार होता है, द शेप ऑफ जेरन टेट्राफ्लोराइड इज टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर या फिर पिरामिडल या फिर लीनियर। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया। ये जो होगा इसका जो आकार होगा वो क्या होता है, तो सबको पता है, यानी 23 का राइट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, ऐसे होता है इसका, देखिए ऐसे इसका क्या होता है, जेरन टेट्राफ्लोराइड। यहाँ होता है आपका जेरन, उसके बाद यहाँ F लगा हुआ रहता है, यहाँ भी F, इसके बाद यहाँ F। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। यानी मतलब स्क्वायर, ये क्या है, प्लेन है ना, तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चौतरफ बड़ा, यानी जो होता है जो चौड़ाई लंबाई ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई बराबर होता है, और 4 कोना में 4 F लगे होते हैं, फ्लोरिन लगे होते हैं। ठीक है, और बीच में होता है जेनन, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप 10th क्लास में पढ़े हैं, जिसकी क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी मतलब क्रिएटिविटी यानी जो होता है क्रियाशीलता अगर ज्यादा होता वो मतलब ये नहीं पाया जाता, वो क्या करता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो आपको पता होगा पोटेशियम की CaNaMgAl Zn FeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। फिर दोहरा रहा हूँ, पोटेशियम CaNaMgAl Zn FeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। ये आप पढ़े हैं 10th क्लास में, ये चीज आपको याद होना चाहिए, यही चीज आपको 12th में भी काम देगा। ठीक है, तो आपको सामने ऑप्शन रखा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। सोडियम, लोहा, जिंक या फिर सोना। तो साथ सबसे लास्ट में किस में आया, Pt और AuPt आया था। जैसे हमने की वो सीरीज अभी दोहराया जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड पहले, तो वो जो आया था लास्ट में सबसे Au और Pt आया था। तो सबसे लास्ट में Au और Pt आया, तो Au और Pt की जो क्रिएटिविटी होती है, क्रियाशीलता, वो सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा पोटेशियम का होता है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता सबसे ज्यादा जिसका कम होता है, तो वो फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में। क्या फ्री स्टेट में, यानी फ्री स्टेट में, उसमें यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो Au और Pt तो हो जाएगा आपका सोना। यहाँ Au दिया हुआ, Au किसको कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं, यानी Au का ऑरम कहते हैं, इसको ऑरम को नहीं गोल्ड को कहते हैं। तो सोना हो जाएगा आपका फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। अगर सोना की जगह आपको Pt दिया रहे AuPt, तो आपको Pt करना होगा, क्योंकि सोना तो इस तरह से Pt करना होगा, यानी प्लेटिनम। तो अगर Pt की जगह दोनों, खास करके दोनों एक साथ कहीं नहीं ऑप्शन में दिया जाता है। अगर आपको सोना दिया जाए तो Pt नहीं देगा, अगर Pt देगा तो सोना नहीं देगा। अगर दोनों दे दिया है तो एक तरह से आपको Pt लगा देना है, आप सोना भी लगा देंगे तो आपको कोई आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन राइट हो गया इस तरह का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन करा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, कार्बन, कैल्शियम, जिंक या फिर लोहा। तो क्षारीय भूमिज तत्व जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट इज कैल्शियम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, कैल्शियम। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव में रहता है। तो ये तो शायद आप 10th में यानी 8th क्लास में ही पढ़े हैं, ये 8th क्लास में ही आपको पढ़ाया गया है कि जो कौन सा धातु होता है वो जो साधारण ताप पर पाया जाता है। विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो कौन सा, पारा यानी Hg, क्या कहते हैं Hg, जिसको कहते हैं पारा यानी Hg कहते हैं, यानी हाइड्रोजन कहते हैं इसको, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर 7 की ओर। 20 नंबर 7 काफी यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए कि आयुपेक यानी आयुपेक नाम जो नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है इस कंपाउंड को आपको क्या पूछा जा रहा है, आयुपेक नाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ क्या है कि आप ये क्या है OH जो है ये किसका ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है। OH किसका ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले नामकरण करेंगे। तो पहला कार्बन आप इधर से जाएंगे तो ये दूसरा पड़ेगा और दो ही कार्बन है इसमें, ठीक है। या आप इधर से जाइए या फिर इधर से जाइए, बात बराबर है। तो ये किसका ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है। यहाँ भी आपका लास्ट में भी अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। अल्कोहल नहीं, 2 अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ। यहाँ आप इधर करेंगे, पहला कार्बन को 1 से इंडिकेट करेंगे, दूसरा कार्बन को आप 2 से इंडिकेट करेंगे। चाहे आप इधर से जाइए फिर इधर से जाइए, राइट से जाइए फिर राइट से या लेफ्ट से जाइए, आपका 1 2 भी आएगा, यानी 2 ही कार्बन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहां आप क्या करेंगे, मेथ 1 कार्बन के लिए मेथ यूज होता है। यहां कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ETH यूज किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्या देखिए, आप बॉन्ड देखिए, बॉन्ड कितना है, यानी इसके बीच कितना बॉन्ड है, यानी लाइन में देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो इसके लिए N होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज होता है, ANEN। तो आप देखिए N इथेन हो गया, क्या हो गया, इथेन हो गया। अब देखिए जो यहाँ आप जो कौन सा पोजीशन पर आपका ऑल लगा हुआ है, यानी अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ, तो पहला पोजीशन यानी पहला कार्बन में आपका जो है, यहाँ आप ये कौन सा कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये जो कार्बन है ये पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन से आपका क्या लगा हुआ, अल्कोहल लगा हुआ। पहला कार्बन से क्या लगा हुआ, अल्कोहल लगा हुआ, इथेन लिखे थे हम, ETHAN इथेन। तो ये पहला कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ, ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन। तो पहला कार्बन से जो अल्कोहल लगा हुआ इसको करेंगे 1, क्या करेंगे 1। यहाँ दूसरा कार्बन में से अभी दूसरा कार्बन ये जो है इससे भी आपका अल्कोहल लगा हुआ, तो 2 करेंगे, इथेन 1 2। तो कितना कार्बन है, कितना 1 2 करेंगे। उसके बाद करेंगे डाई का मतलब होता है 2, तो 2 अल्कोहल लगा हुआ ना, एक अल्कोहल यहाँ लगा हुआ, एक अल्कोहल यहाँ लगा हुआ, तो 1 इथेन 1 2 डाई। उसके बाद करेंगे ऑल जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, अल्कोहल। ऑल किसके लिए यूज होता है, अल्कोहल। तो डाईऑल करेंगे तो डाईऑल हो जाएगा। तो क्या हो गया नाम, इथेन 1 2 डाईऑल। तो इथेन 1 2 डाईऑल किसमें आपका, इथेन 1 2 डाई। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपका ऑप्शन बी में, यानी इथेन 1 2 डाईऑल। इस तरह से 27वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आपको नामकरण थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि नामकरण यानी आयुपेक नाम भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षी सोल होते हैं, यानी प्रोटेक्टिव सोल आर, ये कैसा होते हैं, विलायक से नहीं, विलायक या फिर कौरखो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा विलायक स्नेही। क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षी सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, विलायक स्नेही होते हैं। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा देखिए टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 28 क्वेश्चन कवर किए। और 28 क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जाएगा, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें चेंजिंग करके आपको पूछ दिया जाएगा। और यही तक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो पावर रहता है, जो क्वेश्चन में जो पावर रहता है, जो स्ट्रेंथ रहता है, इसी प्रकार का स्ट्रेंथ रहता है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको एक तरह से प्रैक्टिस हो जाता है सोल्व करने का, यानी एक तरह से हल करने का प्रैक्टिस हो जाता है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, आप एग्जाम अच्छे तरह से नंबर ला पाएंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको चैनल पर तैयारी कराई जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी यूनिक होता है, काफी यूनिक जो एक तरह से क्वेश्चन जो होता है, या फिर जो थ्योरी होता है जो पूछे जाते हैं, वो चीज आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट इनको कहीं नहीं मिलेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।